यही हम दोनों के हक में बेहतर होगा। सलमा की वो बातें सुनकर मुझे जो खुशी हुई उसका अंदाजा मैं ही लगा सकता हूँ। बात सिर्फ इतनी सी थी कि ठंडे लोहे पर 1000 चोटें भी उसकी शक्ल में कोई नुमाया तब्दीली नहीं ला सकती। लोहा टूट जाएगा मगर किसी नए सांचे में नहीं ढल सकेगा। हाँ, जब लोहा गर्म हो तो चंद हल्की हल्की चोटें भी उसे मोम की तरह किसी भी तरफ मोड़ सकती हैं। इस वक्त के मखसूस हालात में सलमा दहशत और खौफ से बेहाल हो रही थी। इस वक्त उसकी जात पर से अनापरस्ती का खौल उतर चुका था और शायद वो ज़कीउल हिस्स भी हो गई थी। जब ही उसने मेरी बातों का भरपूर असर कबूल कर लिया था, मुझे खुशी इस बात की थी कि सलमा के तौर तरीकों में तब्दीली आने के बाद मैं अपने दिल में कोई चोर महसूस किए बगैर बेधड़क उस घर में आमदोरफ्त जारी रख सकता था। मैंने मुस्कुराकर सताइशी नजरों से उसकी तरफ देखा, फिर उस कमरे से निकलता चला गया। मैं चाहता तो जहांगीर का प्रोग्राम तय हो जाने के बाद वहां से रुखसत हो सकता था, लेकिन मेरे दिल ने यह गवारा नहीं किया। उनके मसाइब का सबब मेरी जात थी, इसलिए आखिर तक उनका साथ देना मेरा फर्ज बनता था। जहांगीर ने घरेलू मुलाजमीन को हदायत देने के बाद मुझसे कोई भी गाड़ी पसंद करने के लिए कहा तो मुझे हैरत हुई कि नशे की हालत में कही हुई वो बात बदस्तूर उसके जहन में अटकी हुई थी। उस बार मैंने उसकी पेशकश सख्ती के साथ मुस्तरद कर दी। शहर में डॉन कुआंग फू के आदमियों के सरगर्मे अमल होने का सबूत सामने आ जाने के बाद मैं जहांगीर की कोई भी गाड़ी इस्तेमाल करने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। मेरा सुराग लगाने के लिए उन लोगों ने अपनी मुहिम जोई की इब्तिदा जहांगीर की जात से की थी। उसके रपोश होने के बाद उसकी कोई गाड़ी मेरे जरिए इस्तेमाल होती और पहचान ली जाती तो मैं उसकी वजह से मुश्किलात में फंस सकता था। उसकी गाड़ी लेने से इनकार करने के साथ ही मैंने सलमा से रकम लेकर दूसरी गाड़ी खरीदने का इरादा भी तय कर दिया। खतरनाक हालात में मुसलसल एक कार को ज़ेरे इस्तेमाल रखने के बजाय हर बार नई टैक्सी में सफर करने से बहुत से अनदेखे खतरात खुद ब खुद टल सकते थे। वो मुझे बता चुका था कि उसका इरादा एयरपोर्ट से बराह रास्त एक मशहूर होटल में जाने का था। मिसिज खान मुकर्रर वक्त पर उससे वहीं मिलने पहुंच जाती। मैंने उसे मशवरा दिया कि वो सलमा को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए अपनी कार के बजाय टैक्सी इस्तेमाल करे ताकि वो वापसी में कार की फिक्र से आज़ाद रहे, मगर इस मामले में मुझसे ज्यादा चालाक साबित हुआ। उसने अपनी कार एयरपोर्ट की पार्किंग लॉट ही में छोड़ने का फैसला कर लिया था। अगर उसकी कार वहां पहचान ली जाती तो उसका पीछा करने वाले यही समय थे कि वो अपनी कार एयरपोर्ट पर छोड़कर शहर से फरार हो गया। एयरपोर्ट के सफर में मैं उन लोगों के साथ था। जहांगीर ने मंजिल आने से पहले ही सलमा और अपने शेरख्वार बच्चे को गाड़ी ही में अलविदा किया। फिर हम तीनों को अकलौते सूटकेस के साथ लॉन्च के सामने उतार कर गाड़ी पार्किंग लॉट की तरफ ले गया। उसका इरादा वहीं रुककर मेरा इंतजार करने का था। मैंने सूटकेस एक ट्राली बरदार कुली के सुपुर्द करके सलमा को अंदर रवाना किया और इस वक्त तक शीशों में से उसे देखता रहा जब तक वो बोर्डिंग कार्ड लेकर सिक्योरिटी चेक पोस्ट में गायब नहीं होगी। मैं गिरदो पेश का जायजा लेते हुए पार्किंग लॉट की तरफ चल दिया। फोन पर मुझे अपनी खैरियत से बाखबर करते रहना। जहांगीर ने पार्किंग लॉट से टैक्सी स्टैंड की तरफ जाते हुए कहा, मैं वहां अली नवाज खान के नाम से कायम करूंगा, मिस्टर और मिसेस अली नवाज याद रखना। और हाँ, ये तिजोरी की चाबी भी रख लो, उसमें मेरी भी थोड़ी सी रकम पड़ी हुई है जो मकामी करेंसी में है। हो सकता है कि ये मशक तूल पकड़ जाए और तुम्हें रकम की जरूरत पेश आ जाए तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके हाथ से तिजोरी की चाबी लेते हुए मुझे उस पर बेख्तियार तरस आने लगा। डॉन कुआंग फू के खूंखार शिकारी कुत्ते उसकी बू का पीछा कर रहे थे। वो मेरी खातिर बल्कि मेरी वजह से खाना बदोशी इख्तियार करने पर मजबूर हो गया था, लेकिन फिर भी वो मुतमईन और खुश था क्योंकि इस तरह उसे मिसेज खान से भरपूर मरासिम इस्तवार करने का एक नादर मौका मुयस्सर आ रहा था। हम एयरपोर्ट से टैक्सी में रवाना हुए तो मेरा इरादा था कि मैं जहांगीर को होटल छोड़ता हुआ उसी टैक्सी से शरफाबाद निकल जाऊंगा, लेकिन उसे उतारने के बाद मैंने अपना इरादा बदल दिया। सदर के पुरहजूम इलाके में उस टैक्सी को फारिग करके मैंने दूसरी टैक्सी पकड़ी और घर रवाना हो गया। उन तीनों की राय मेरे फैसले से मुत्तसादिम थी। मैं फ्लैट को खैरबाद कहकर होटल बल्कि 2 होटलों में मुंतकिल होना चाहता था। उनका कहना था कि उसकी सिरे से जरूरत ही नहीं थी। वीरा ने उनकी तर्जुमानी के फराइज संभाले हुए थे। उसका कहना था कि अगर उन लोगों को फ्लैट का मफहूम सब ख्याल होता तो वह जहांगीर पर हाथ डालने से पहले ही तबाह आजमाई करते। मैं शहर के खतरनाक कातिल की जुबान काटकर उसे जिंदा छोड़ाया था, इसलिए उसकी तरफ से किसी मुतवक्का इंतकामी कार्रवाई का खौफ मेरे ज़हन में जागुज़ी हो चुका था, जो मुझे महफूज और आरामदेह फ्लैट से निकल भागने पर उकसारा था। बिलफरज उन्हें डॉन को दिए हुए नंबर का ख्याल आ भी जाता तो महज फोन नंबर के सहारे फ्लैट का पता नहीं लगा सकते थे। आम डायरेक्टरी से यह काम लेना नामुमकिन था। फिर कराची में टेलीफोन के महकमे की कारकर्दगी इस खतरनाक थी कि सारिफीन के लिए डायरेक्टरी कई साल के वक्फे से छापी जाती थी। नंबरों की तरतीब से सारिफीन के पते फराहम करने वाली खुसूसी न्यूमेरिकल डायरेक्टरी तो 10 बरस से छापी ही नहीं गई थी। उसमें जहांगीर के उस फ्लैट का नंबर और पता दर्ज होने का इम्कान ही नहीं था, क्योंकि वो पाकिस्तान में जी के फाल होने से पहले का वक्त था। इस वक्त हम लोग 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मेहनत से हासिल किया करते थे और हमारे लिए फोन जैसी अयाशी का तसव्वुर करना गुनाह से कम नहीं था। डॉन के आदमी को फोन नंबर के सहारे आगे बढ़ने के लिए 2 काम करने पड़ते। अव्वल ये कि वो इसी नंबर पर फोन करके मालूमात हासिल करने की कोशिश करते। वीरा के पास इसका तोड़ ये था
कि फ्लैट पर आने वाली हर फोन कॉल का गजाला रिसीव करे और किसी भी अजनबी कॉल के जवाब में वही रटा रटाया सबक सुना दे जो वो मकाऊ से आने वाली कॉल के जवाब में सुना चुकी थी। इन लोगों के लिए दूसरा रास्ता तवील था। अगर वो फोन नंबर के जरिए पता मालूम करने के लिए महकमे के किसी आदमी पर जार डालते तो उसमें कामयाबी के लिए वक्त दरकार होता। इन तीनों ने उस तजिए के बाद यह फैसला किया था कि हमें फौरी तौर पर फ्लैट छोड़कर फरार होने की जरूरत नहीं थी। एक दो रोज में हालात बिगड़ते तो इस फैसले पर नजरसानी की जा सकती थी। मेरे पास उसके मरबूत दलाइल का कोई मुस्बत जवाब नहीं था, मगर मेरी छठी हिस्से मुझे उनसे इख्तिलाफ राय पर मजबूर कर रही थी। वो दिन जैसे तैसे करके गुजर गया, लेकिन रात हुई तो अंदेशों के सांप कुलबुलाने लगे। फ्लैट की रोशनियां वगैरह गुल होने के बाद नींद ने मुझे जल्दी आ लिया। मुझे नहीं मालूम कि मैं कितनी देर तक सोया हूंगा। घुटन के एक अजीब से एहसास के साथ मेरी आंख खुली तो मैं हड़बड़ा कर रह गया। तारीकी में मेरे ऊपर एक भारी भरकम हेवला चुका हुआ था। उसका एक हाथ बहुत सख्ती के साथ मेरी नाक और धाने पर जमा हुआ था। उसके हथेली में कोई नम-आलूद चीज भी मौजूद थी जिसे मुस्तकिल तौर पर मेरी नाक से चिपकाए रखने के लिए वो सख्त मेहनत कर रहा था। मैंने पूरी कुव्वत सर्फ करके गजाला को पुकारने की कोशिश की, लेकिन मेरा धाना इतनी मजबूती के साथ बंद किया गया था कि मेरे होंठों से खफीफ सी आवाज भी नहीं निकल सकी। मैंने बिस्तर से टांगे उठाकर उसके झुके हुए सर पर कैंची लगाने का इरादा किया, लेकिन अपने बोझल पैरों को जुम्बिश देकर रह गया। और उसी लम्हे मैंने उस शख्स की हथेली से खारिज होने वाली क्लोरोफार्म की तेज और मखसूस बू पहचान ली। मैंने अपने वजूद में पैदा हो जाने वाले हैजान और बदहवासी के बावजूद फौरन ही अपना सांस रोक लिया, मगर मुझे देर हो चुकी थी। मेरे निजाम तनफ्फुस के जरिए बदन में दाखिल हो जाने वाली गैस ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया था। मैंने दोनों हाथों से उसकी कलाई पकड़कर खुद को आजाद कराना चाहा, लेकिन कामयाब न हो सका। अपनी धुंधलाई हुई निगाहों से मैंने देखा कि दूसरा साया मेरे पहलू में सोई हुई गजाला पर चुका हुआ था। मैंने सोचा कि क्या यह हकीकत थी या मुझे उसके दो नजर आ रहे थे। उससे आगे मेरा ज़हन तारीकी की अथाह दलदलों में डूबता चला गया। दोबारा आंख खुली तो मेरे चारों तरफ अंधेरा था। मेरा पूरा बदन किसी फोड़े की तरह दुख रहा था और मुंह का जायका बिगड़ा हुआ था। वो अजीब सी कैफियत थी। मुझे अंदाजा नहीं हो पा रहा था कि मैं वाकई होश में आ रहा था या फिर कोई डरावना ख्वाब देख रहा था। मैंने हाथ पैर हिलाने की कोशिश की तो पता चला कि मेरे दोनों हाथ पुश्त पर ले जाकर बांध दिए गए थे। इसी तरह पैर भी बंधे हुए थे। जिस्म के नीचे सख्त और पुख्ता फरिश था जिसकी सैलन में अपनी जिल्द पर महसूस कर रहा था। पिछली रात के आखिरी वाकयात याद आते मुझ पर इस तरह तारी हो गया। फ्लैट से मुंतकिल होने के बारे में मुझे अपनी छठी हिस्स की तंबीह का सबब मालूम हो चुका था, लेकिन इस वक्त भी मैं ये समझने से कासिर था कि मुझे किस किस्म का खतरा था। मैं कहाँ कैद था? मुझे फ्लैट से बेहोश करके इस मकाम तक लाने वाले कौन थे? गजाला कहाँ थी? बकिया लोग कहाँ और किस हाल में थे? मैंने इसरारी तौर पर गजाला को आवाज दी तो अपनी कमजोर आवाज की बाज़गश थी। मुझे अंदाजा हुआ कि मैं किसी बड़े कमरे में कैद था। मेरे पुकारने पर कोई जवाब नहीं आया तो मैंने अपनी तमाम तर तवज्जो किसी भी किस्म की कोई आवाज या आहट सुनने पर मरकूज कर दी। इस वक्त मेरा दिल इतनी तेजी के साथ धड़क रहा था कि मैं उसकी आवाजें सुन रहा था। फिर मुझे अपने करीब ही से किसी के लंबे लंबे और गहरे गहरे सांसों की आवाजें आई तो मैंने गैर इरादी तौर पर उन आवाजों की तरफ खिसकना शुरू कर दिया। मैंने चंद ही सेकंड में अंदाजा लगा लिया कि एक एड़ी और पंजे के जोर पर खुरदरे फर्श पर घिसटने के नतीजे में मैं खुद को लहूलुहान कर लूंगा। इसलिए मैंने वो सिलसिला मौकूफ करके लुढ़कना शुरू किया और फिर जमीन पर पड़े हुए किसी और वजूद से टकरा कर रुक गया। बदन की मानूस बू और जायजे से अंदाजा हुआ कि वो सुल्तान शाह था जो मेरी ही तरह बेहोश और बेदस्तुपा था। मैं सुल्तान शाह की देखभाल कर ही रहा था कि उस कमरे की महदूद फिजा किसी के कराहने की हल्की सी आवाज से गूंज उठी। कौन है? मैंने कदरे बुलंद आवाज में पूछा। यहाँ दो आदमी और भी हैं। मैं कहाँ हूँ? मेरा हाथ छोड़ो। अचानक वीरा की कनूदा सी मनमनाहट सुनाई थी। शायद वो भी वहीं थी और इस वक्त होश में आ रही थी। मैं सुल्तान शाह को छोड़कर उसकी तरफ लुढ़कने लगा। रफ्ता रफ्ता वीरा होश में आ गई। वो भी बंधी हुई थी। चंद सानियों तक वो ओल फुल बकती रही, फिर एतदाल पर आने के साथ ही हैरत और तशवीश में मुब्तला होती चली गई। उसे अंदाजा भी नहीं हो सका था कि उसे कब और किस तरह बेहोश करके इस तारीख कैद खाने में पहुंचाया गया था। बिस्तर पर सोने के बाद उसे दोबारा इसी वक्त होश आया था। सुल्तान शाह को मैं देख चुका था। वीरा को पूरी तरह होश में लाने के बाद मैंने उसके साथ गजाला की तलाश शुरू कर दी और वो भी हमें एक दीवार की जड़ में बेसुध बेहोश पड़ी मिल गई। हमारे छेड़छाड़ करते ही उसने भी होश में आना शुरू कर दिया। चंद मिनट के अरसे में हम चारों पूरी तरह अपने होशो आवाज में आ चुके थे। मेरे करीब रहो, गजाला ने सरसराती खौफजदा आवाज में मुझसे कहा। इस अंधेरे माहौल से मेरा दम घुट रहा है। पता नहीं हम चारों को यहाँ लाने वाले कौन लोग हैं और हमसे क्या चाहते हैं। इस वक्त तुम्हारी कांपती हुई आवाज सुनकर मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम वही गजाला हो जिसने इंग्लैंड में बदमाशों के छक्के छुड़ाती थे और किसी चिकनी मछली की तरह हर बार उनकी गिरफ्त से फिसलती चली गई थी। वीरा की मुतैयराना आवाज उभरी। ये लोग जो भी हों हमारे दोस्त नहीं हो सकते और दुश्मनों की फहरिस्त में फिलहाल डॉन क्वांग फू का नाम सबसे ऊपर है। ये सारी नहुसत डैनी की छठी हिस्स खिलाई हुई है। मैंने डॉन के आदमियों की वजह से फ्लैट छोड़ने की तजवीज पेश नहीं की थी। मैंने एहतजाज किया।
वजह कुछ भी रही हो, असल बात यह है कि तुमने एक तजवीज पेश की जिससे हम तीनों ने मुस्तरद कर दिया और अब हम चारों उसकी सजा भुगत रहे हैं। अगर अब भी तुम्हें अपनी तजवीज का सबब मालूम नहीं हो सका तो अल्लाह तुम पर अपना रहम करे। मैं तो यही कहूंगी कि तुम दरवेश या वली अल्लाह हो गए हो। जो बात कहती हो वो अनहोनी होने के बावजूद होकर रहती है। अब हमारे हक में खैर की भी कोई बात कहो ताकि वो भी पूरी हो सके और हमें इस नागहानी अजाब से जल्द अज जल्द निजात मिल सके। इस कमरे में कहीं भी किसी दरार या झुरी से रोशनी की कोई किरण नहीं आ रही। मालूम होता है कि बाहर रात हो गई है। सुल्तान शाह की पुरतशवीश आवाज उभरी, क्या हम 24 घंटे बेहोश रहे? बहुत दूर की कोड़ी लाए हो? वीरा की आवाज में खौफ का शायबा तक नहीं था। तुम्हारी बात काबिल गौर है। क्लोरोफार्म की बहुत ज्यादा मिकदार बैक वक्त दी जाए तो मोहलक भी साबित हो सकती है। हमारी बेहोशी की मुद्दत को तूल देने के लिए यकीनन हमें कई बार डोज दिए गए होंगे। इसका मतलब है कि ये लोग हमें मारना नहीं चाहते। जब इतनी मुद्दत से बेहोश रखा हुआ, मारना होता तो फ्लैट ही में मार देते। ये बगले के सर पर मोमबत्ती जलाकर उसे पकड़ने वाले लोग मालूम नहीं होते। मैंने कहा यह भी तो हो सकता है कि बाहर रात ना हो, इस कैद खाने की दीवारों और दरवाजों में कोई दरार या झुरी ही ना हो जिसमें से रोशनी की कोई किरण अंदर आ सके। गजाला की सोच में डूबी हुई आवाज सुनाई थी। उसके जवाब में वीरा ने कुछ बोलने की इब्तिदा ही की थी कि गजाला की पुरजोश सरगोशाना आवाज ने हम सबको चौंका दिया। उधर बाएं तरफ देखो, अभी अभी बाहर रोशनी हुई है, शायद कोई आ रहा है। हम सब के सर उसी तरफ घूम गए। वहां किसी बंद दरवाजे की निचली झुरी में रोशनी का एक पतला सा मुस्ततील नजर आ रहा था। उसी के साथ दरवाजे पर कुछ आहटें भी सुनाई दे रही थी। हम चारों दीवार के सारे एक ही जगह बैठे हुए थे। हमने पूरी तवज्जो दरवाजे पर मबजूल कर दी। काश हम आने वाले को बेबस करने की पोजीशन में होते। वीरा हसरत से बोली, आंख मार देना, वो खुद ही मर जाएगा। मैंने कहा इधर के मर्द खूबसूरत औरतों, खासतौर पर सफेद चमड़ी वालियों का दिल रखने के लिए उससे ज्यादा बोधे बन जाते। तुम्हारा वार कारगर रहेगा। तुम भूल रहे हो कि ये लोग मुझे और गजाला को बेहोशी की आदत में यहाँ लाए हैं। ये इतने नदीदे होते तो हमारी बेहोशी इनके लिए नेमत गैर मुरतकबा होती, मगर मैं अपनी हद तक ये दावा कर सकती हूँ कि इन लोगों ने यहाँ लाने के अलावा मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं की। ये औरतों के मामले में शरीफ मालूम होते। तुम ठीक कह रही हो, गजाला ने उसकी तायद की, लेकिन ये शराफत आर्जी भी साबित हो सकती है। आटो के बाद दरवाजा खुल गया। बाहर किसी बल्ब की रोशनी में दो आदमी नजर आए। पहले उनमें से एक ने अंदर कदम रखा और बाएं तरफ वाली दीवार पर एक स्विच ऑन कर दिया। कमरा रोशनी से भर गया। गहरी तारीकी की आदी होने के बाद मेरी आंखें तेज रोशनी को फौरी तौर पर न सहार सकी। मैंने इसरारी तौर पर आंखें बंद कर ली। ये चारों ही होश में आ चुके हैं। आने वालों में से किसी ने कहा, जल्दी जान छूट जाएगी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलती। वो दोनों अपने हाथों में कुछ सामान लिए अंदर आ रहे थे। वो दोनों मैले और ढीले ढाले कपड़ों में मलबूस थे। उनके संगलास चेहरों के नकुश से जाहिर हो रहा था कि वो कड़ी मुशक्कत की जिंदगी गुजारने की आदी थी। उनमें से मूंछों वाला दराज कामत था, जबकि क्लीन शेफ आदमी पस्ता कद न होने के बावजूद अपने साथी से 1-1.5 इंच दबा हुआ नजर आ रहा था। वो कमरा बिल्कुल खाली था। अपनी चौड़ाई से काफी ज्यादा गहराई की वजह से वो को मतरूक गोदाम मालूम हो रहा था। उसकी चारों दीवारों में एक दरवाजे के अलावा कोई खिड़की या रोशनदान नहीं था, जो किसी भी दुकान या कयामगाह के लिए जरूरी होता है। फर्श पुख्ता जरूर था, लेकिन जगह जगह से टूटा हुआ था। फर्श पर गर्दो गुबार के साथ ही पेटियों वगैरह के टूटे हुए चोबी तख्ते, पुरानी बोरियां, टाट और पत्ती के टुकड़े और सितलियां फैली हुई थी। हम लोग इस गहरे गोदाम के आखिरी हिस्से में थे। शायद हमें वहां डालने से कबल इस हिस्से की सरसरी सी सफाई की गई थी। यही वजह थी कि रेंगने या लुढ़कने के दौरान में कोई कूड़ा क्रिकेट मेरी राह में हायल नहीं हुआ था। दूसरी सूरत में कीलों वाला कोई तख्ता मुझे जख्मी भी कर सकता था। हमारे गिरदो पेश से हटाया जाने वाला कूड़ा छोटे से ढेर की सूरत में एक जगह मौजूद था। आने वालों में से एक के हाथ में डोंगा था, दूसरे के एक हाथ में बाल्टी और दूसरे में प्लास्टिक की बड़ी और वजनी थैली झूल रही थी। ये खुशी की बात थी कि उन दोनों में से किसी के हाथ में कोई हथियार नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने उनकी कमीजों के झोल से अंदाजा लगाया कि मूंछों वाले की दाहिनी बगली जेब में कोई वजनी चीज मौजूद थी। क्या वक्त हुआ होगा? सकूत तोड़ने की नीयत से मैंने आने वालों से पूछा। ऐसे पूछ रहा है जैसे इसको अभी ड्यूटी पर जाना है। दराज कामत ने हंसकर अपने साथी का, वो भी हंसने लगा। वो दोबारा हमसे मुखातिब होकर बोला, जल्दी से खाना खा लो, फिर हमें अपना काम करके सोना भी है। मैंने ये बात खास तौर पर नोट की कि उन्होंने कैदी औरतों पर गहरी तवज्जो नहीं दी थी। उन्होंने बर्तन हमारे सामने रख दिए। डोंगे में शोरबे वाला कोई सालन था। शोरबे पर रूप था, उसमें गोश्त या सब्जी मौजूद थी तो वो शोरबे की सतह से नीचे थी। प्लास्टिक की बाल्टी में पानी और मग मौजूद था। प्लास्टिक की थैली में 10-15 तंदूरी रोटियां थीं। खाने की बू से यकबजक मेरी भूख चमक उठी। खाना हम कैसे खाएंगे? हमारे हाथ तो पुश्त पर बंधे हुए हैं। सुल्तान शाह ने कहा, बारी बारी एक एक आदमी के हाथ खोले जाएंगे। एक ने कहा, ज्यादा भूखा कौन है? हम में से कोई कुछ न बोला। इस वक्त मेरा ज़हन तेजी के साथ सोचने में मसरूफ था। जवाब न मिलने पर दराज कामत खुद ही वीरा की तरफ बढ़ा और उसके हाथों की बंशें खोलने लगा। थोड़ी देर के लिए मेरे पैर भी खोल दो, मैं बाहर जाना चाहती हूँ, वीरा ने लज्जा कर कहा। उन दोनों के दहाने हैर से खुल के
मूंछों वाला अपना काम भूलकर वीरा को तकने लगा। फिर अपने साथी से बोला, अबे ये मैम कितनी अच्छी उर्दू बोल रही है, ये तो यहीं की मालूम होती है। मैं गैर मुल्की हूं और तुम्हारी जुबान की तरक्की पर काम करने के लिए यहाँ आई हूँ। वीरा ने उनकी हमदर्दियां हासिल करने की नीयत से कहा, जरा जल्दी से मेरे पैर खोल दो। नहीं, पैर नहीं खुल सकते, क्लीन शेव हो रहा है। बाहर क्या काम है तुम्हें? पेशाब करना है, तुम्हारी मेहरबानी होगी, बस 2 मिनट में आ जाऊंगी। वीरा ने खुशामद की। उन दोनों ने इस्तफहामिया नजरों से एक दूसरे की तरफ देखा। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। वीरा ने बहुत माकूल उज़र पेश किया था। मुझे पूरा यकीन था कि उसे एक बार अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका मिल जाता तो अपने मार्शल आर्ट के सहारे उन दोनों को बासानी ज़ेर कर सकती थी। वो तवाना होने के बावजूद वीरा की बर्क रफ्तारी का मुकाबला नहीं कर सकते थे। नहीं, यह नामुमकिन है। मूंछों वाले ने कमजोर लहजे में कहा, उस्ताद को पता चल गया तो हमारी चमड़ी गिरा देगा। मेरी उम्मीदों पर ओस पड़ के वो वीरा की मदद की ख्वाहिश रखने के बावजूद अपने उस्ताद से खौफजदा थे। वीरा ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि वो उन दोनों की खुशामद में लगी रही। मुदाफाना इनकार का तसलसल जारी रहा और वीरा के दोनों हाथ आजाद कर दिए गए। मूंछों वाले ने सामने आकर नीम दिली के साथ अपनी दाहिनी जेब में से रिवाल्वर निकाल लिया। क्या खिला पिलाकर गोली मारने का इरादा है? वीरा ने मासूमाना हैरत से कहा, देखो मैम साहब, हम मुलाजिम लोग हैं, वही कर रहे हैं जो उस्ताद ने कहा है। तुम्हारा उस्ताद कौन है? वीरा ने पहला लुकमा अपने मुंह में रखने के बाद उसकी बात काट कर पूछा। हमें तुम्हारी बातों का जवाब देने से मना कर दिया गया है। उन लोगों ने यह भी कहा था कि तुम चारों बहुत मकार और खतरनाक हो, इसलिए खाना वगैरह खिलाते हुए हथियार तैयार रखे जाएं। तुम बेफिक्र होकर खाना खा लो, हम तुम्हें गोली नहीं मारेंगे। तुम चारों को बारी बारी खाना खिलाने के बाद इंजेक्शन लगाएंगे और लौट जाएंगे। कैसे इंजेक्शन? वीरा के मुंह में लुकमा था, इसलिए वो सवाल मैंने किया। बेहोशी के? मुझे जवाब देकर वो फिर वीरा से मुखातिब हो गया। मेम साहब, पेट भर कर खाना, अब तुम्हें कल रात से पहले खाना नहीं मिलेगा। इस वक्त तक तुम चारों बेहोश रहोगे। शुक्रिया। वीरा ने नीम आंखों से उसकी तरफ देखते हुए अपना आइए से कहा, इतनी हमदर्दी कर रहे हो लेकिन मेरी उलझन दूर नहीं करते। कम से कम मुझे इतना तो मालूम होना चाहिए कि हम लोगों को किस कसूर में यहाँ कैद किया गया है। किन लोगों ने हमें अपना कैदी बनाया? तुम लोग पुलिस वाले तो नहीं मालूम होते, इनका कोई उस्ताद भी नहीं होता। हम दोनों मजबूर हैं मेम साहब। क्लीन शेव आदमी खेसे निकाल कर बोला, हमें खुद भी कुछ मालूम नहीं है। तो मिलाने वाले बराबर वाले कमरे में पड़े सो रहे हैं। उस्ताद का हुक्म था कि हम उनकी हर बात पर अमल करें। हम उस्ताद की और उनकी हर बात पर अमल कर रहे हैं, लेकिन कल तक तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। कल क्या हो जाएगा? वीरा ने चौंक कर सवाल किया। क्या तुम्हारी जगह दूसरे आदमी आ जाएंगे? कल तुम्हें आगे भेज दिया जाएगा, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, उसने कहा। वो वीरा से बात करने में खुशी महसूस कर रही थी, इसलिए मैंने दखल अंदाज होने का इरादा तर्क कर दिया। लेकिन वीरा शायद मेरा ज़हन पढ़ रही थी। उसने फौरन शिकवा कर दिया, तकलीफ तो मुझे अब भी है। तुमने मुझे पेशाब जैसी जरूरत से रोका हुआ है। मैं गुर्दों की मरीजा हूँ, अपने ऊपर जबर करती रही तो गुर्दों पर वर्म आ जाएगा। मजबूरी है मेम साहब। बगैर मूंछों वाले की आवाज में बेचार क्यों बढ़ाई। मैं देख रहा था कि वीरा के लिए उन दोनों की निगाहों में तुरहम का जज्बा मौजूद था, लेकिन वो दूसरों से खाइफ और मजबूर थे। यार ऐसा ना हो कि वर्म से इस बेचारी के गुर्दे फट जाएं। मूंछों वाले ने अपने साथी से कहा, गुर्दों में होता ही क्या है? मुझे सारा डर तो इसी बात का है। वीरा ने लोहा गर्म देखकर सादगी से एक और चोट लगाई। एक गुर्दा भी फट जाए तो सारा जहर खून में मिल जाता है और फिर आदमी को बचाना नामुमकिन हो जाता है। इस कदर खतरा है तो फिर चलकर इन लोगों से बात कर लेते हैं। मूंछों वाले ने अपने साथी से कहा और उसने इस बात में सर हिला दिया। इस वक्त उन दोनों का बस चलता तो अपने गुर्दे वीरा को दान कर देते। तुम किन लोगों से बात करने का इरादा कर रहे हो? वीरा ने उनसे पूछा। तुम मिलाने वालों से। वो बराबर वाले कमरे में सो रहे हैं ना, उन्हें उठा लेंगे। तुम उनके बारे में कुछ भी नहीं बता रहे, कम से कम उनकी तादाद ही बता दो। वो 6 हैं, उसने झिझकते हुए कहा। सब सांड की तरह मजबूत और खर दिमाग है, फिर उन्हें ना छेड़ना। वीरा ने उनकी तादाद मालूम होते ही हदायत जारी कर दी। नींद खराब होने पर वो भड़क उठे तो हमारे साथ तुम्हारी मिट्टी भी पलीत कर डालेंगे। हो सकता है कि उस्ताद से तुम्हारी शिकायत भी करते। वो बात उन दोनों की समझ में आ गई, लेकिन वीरा को उनके अंजाम से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो अपने बलबूते पर 2 आदमियों को जेर करने का मंसूबा तो बना सकती थी, लेकिन 8 आदमियों को बैक वक्त संभालना उसके बस का रोग नहीं था। सबसे बड़ी बात यह थी कि वो दोनों हम लोगों से नावाकिफ थे, जबकि हमें लाने वाले हमारे असल दुश्मन थे। उन्हें ऊंचा देना आसान काम नहीं था। वो वीरा का बहाना सुनते ही उसके आज़ाइम का अंदाजा लगा सकते थे। उन दोनों की बातों से मैंने जो नताइज अखज़ किए वो बहुत आसाब शिकन थे। गालिबन फ्लैट में हम चारों को बैक वक्त बेहोश किया गया था। हमें से अगर एक को भी जरा सी मोहलत मिल जाती या उसे दूसरों के हशर का इल्म हो जाता तो वो कम अज कम हड़बोंग और शोर के जरिए हरीफ के कदम उखाड़ कर उसे फरार की राह इख्तियार करने पर मजबूर कर सकता था। इसका मतलब यह था कि 4 अफराद हमें इनफरादी तौर पर बेहोश करने पर मामूर थे, तो कम अज कम 2 इनकी मदद और देखभाल के लिए मौजूद रहेंगे। वो 6 के 6 आदमी बराबर वाले कमरे में सो रहे थे। मुझे हैरत थी कि 1 न 2 पूरे 6 आदमी हमारे फ्लैट का मुकफ्फिल दरवाजा खोलकर अंदर घुस आए और हमारे फरिश्तों को भी किसी खटपट का इल्म नहीं हो सका। इसी तरह जुलूस के बारे में इमारत के चौकीदार की बेखबरी भी हैरतनाक थी। वो 6 अफराद सीने तय करके ऊपर आए, फिर 4 बेहोश अफराद को अपने कंधों पर लाद कर अपने साथ लेके। पूरी वारदात इस कदर महारत और सफाई के साथ अमल में लाई गई थी
कि शायद किसी को कानो कान भी इस वाक़े का इल्म नहीं हो सका था और हम खामोशी के साथ कैदी बना लिए गए थे। मैं अपनी दानिश में मुतमिन था कि डॉन कांग फू के आदमी फौरी तौर पर कोई जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकेंगे, लेकिन वो मेरी भूल थी। वो 12 घंटे की मुद्दत में दोबारा भरपूर वार करने के काबिल हो गए थे। शायद उन 6 अफराद में उनमें से 1-2 भी जरूर शामिल थे और उन्हीं की पेशावराना महारत और रहनुमाई के बायस उन्हें इतनी बड़ी कामयाबी नसीब हुई थी। उन्होंने हमें इस गोदाम में बंद करके वहीं पड़ाव डाला हुआ था और तैयारियां मुकम्मल होने के बाद हमें कराची से मकाऊ ले जाने का इरादा कर रहे थे। बैक वक्त 4 अफराद को होश में या बेहोशी के आलम में कानूनी जराए से बैरून मुल्क ले जाना नामुमकिनात में से था। इसलिए असारो कराइन यही बता रहे थे कि सरदार पाइंदा गुल के भांजे अब्दुर्रहीम खान के कोची कैंप वाले कंटेनर से आज़ादी हासिल करने के बाद मुझे एक बार फिर इसी तकलीफ दे मरहले से गुजरना था। उन लोगों ने हमें जिस तसलसल के साथ बेहोशी में मुब्तला किए रखा था, उसे अंदाजा होता था कि हमें बेहोश करके किसी कंटेनर के पिछले हिस्से में डाल दिया जाता, फिर आगे सामान भर दिया जाता। कस्टम वगैरह के सरसरी मराहिल से गुजरने के बाद बरामदी सामान के इस कंटेनर को गोदी पर और फिर किसी माल बरदार जहाज में पहुंचा दिया जाता, जहां से हांगकांग हार्बर पर उतारे जाने के बाद इस कंटेनर से कानूनी माल निकालकर हमें गैर कानूनी तरीके से मकाऊ में डॉन कांग फू के हजूर पेश कर दिया जाता। हम चारों बारी बारी खाना खाते रहे। वीरा ने अपने फिदाइयों के मुखलसाना मशवरे पर खुलकर खुश खुराकी का मुजाहरा किया था। उसके बाद गजाला ने खाना खाया। तीसरी बारी पर मैंने सुल्तान शाह की तरफ गर्दन हिलाकर इशारा किया। इस दौरान में मेरा ज़हन मुसलसल अपने मसाइल में उलझा रहा। हम लोग बेखबरी में बहुत संगीन मसाइल से दो चार हो चुके थे। हमें एक बार फिर पाकिस्तान की बहरी हदूद से बाहर निकाल लिया जाता तो दुनिया की कोई ताकत हमें डॉन कांग फू के वहशाना चुंगल से नहीं बचा सकती थी। बहरी जहाजों में लादे जाने वाले कंटेनर के जरिए हमारी स्मगलिंग के बारे में मेरे ज़हन में कई पेचीदा निकात ने सर उभारा। उनमें दौरान सफर हमारी खुराक और जानों के तहफ़्फ़ुज़ का मामला सर फहरिस्त था, लेकिन मैंने खुद ही उन सवालात के हल भी तलाश कर लिए थे जो बहुत ज्यादा गुंजलक नहीं थे। जरा सी मनसूबा बंदी से उन मसाइल का तदार किया जा सकता था। मुझे एक सवाल का जवाब दे सको तो तुम्हारी मेहरबानी होगी। मैंने कुछ देर बाद उनसे कहा, इन 6 में कोई गैर मुल्की भी है? इजाजत मिल जाने पर मैंने सवाल किया। दोनों ने मशवरा तलब निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखा। फिर अपने साथी से इशारा मिल जाने पर दराज कामत ने कहा, वो सब ही गैर मुल्की हैं। अब आगे कोई और सवाल नहीं करना। मेम साहब की और बात है, तुम्हारे साथ हम कोई रायत नहीं करेंगे। फिर वो सुल्तान शाह के हाथ बांधने के लिए बढ़ गया, क्योंकि वो खाने से फारिग होकर पानी पी चुका था। वो दोनों बज़ाहिर गैर तालीम याफ्ता नजर आते थे, लेकिन उन्हें अपने काम के बारे में हर जरूरी बात मालूम थी। मेरा ख्याल था कि मेरे फारिग होते ही वो हम लोगों को इंजेक्शन लगाकर बेहोश करना शुरू कर देते, लेकिन उन्होंने निस्फ घंटे की मोहलत देते हुए ताकीद की कि हमने जरा भी ऊंची आवाज निकाली तो हमें फौरी तौर पर इंजेक्शन लगा देंगे और नताइज की जिम्मेदारी खुद हम पर होगी।